फ्रेंड्स, एमए थर्ड सेमेस्टर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने लिबरल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था। उसमें हमने ये देखा था कि जो उदारवादी सोच है उसका विकास किस प्रकार से हुआ था और उदारवादी सोच किन किन विभिन्न चरणों से गुजरी थी। और उसके बाद हम लोगों ने न्यू लिबरलिज्म या नव यथार्थवाद लिया। आज हम लोग उदारवाद सोच की, उदारवाद सिद्धांत की आलोचना देखेंगे कि किन किन विचारकों ने किन किन बिंदुओं पर उदारवादी सोच की आलोचना की है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यथार्थवादी विचारकों ने उदारवादी सोच की किस प्रकार आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं यथार्थवादी विचारकों द्वारा की गई थी। यथार्थवादी जैसे E.H. कार, हैंस जे मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन और आर्नल्ड वॉल्फर्स के अनुसार उदारवादियों के विचार अत्यधिक आदर्शवादी हैं। E.H. कार के अनुसार इस बात का कोई आधार नहीं है कि राष्ट्र राज्य सहयोग और शांति से रहना चाहते हैं। इसके विपरीत राष्ट्र राज्य के हितों का टकराव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हकीकत है। राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कतई सहयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके विरोधी हित शांति और सहयोग के सभी मार्गों को सीमित कर देते हैं। राष्ट्र राज्यों के आपसी हितों के टकराव उनको युद्ध की तरफ ढकेल देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसके सटीक उदाहरण हैं। E.H. कार ने अपनी पुस्तक द 20-ईयर क्राइसिस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों और व्यक्तियों के मध्य कटु हितों के टकराव को उजागर किया है। जब हितों की बात आती है तो हम देखते हैं कि विकसित राज्य अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि गरीब राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में शांतिपूर्ण, आत्मनिर्भर, सहयोगात्मक, लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित विश्व की उदारवादी धारणा को ध्वस्त कर दिया है। मॉर्गेनथाउ का कहना है कि मनुष्य प्रकृति स्वार्थी और आत्म केंद्रित है। स्वार्थी मनुष्य कभी भी अपनी मूलभूत प्रकृति नहीं बदल सकता है। फलस्वरूप एक राज्य अपने ही हितों का संवर्धन करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरों के हितों की परवाह नहीं करता है। राज्य की इस प्रवृत्ति को मॉर्गेनथाउ गलत भी नहीं मानते हैं। एक राज्य का कर्तव्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करना है और अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है।
राज्य के संचालन में शासक नैतिकता के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। नैतिकता को निजी क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु राज्य संचालन में नहीं। मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति आधारित हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल मंत्र है और विभिन्न देश शांति और सहयोग के बजाय इस नीति का पालन करते हैं। यथार्थवादी जैसे कार, मॉर्गेनथाउ और वॉल्फर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे प्रमुख पात्र राज्य है। वे बहुलवादी सिद्धांत के इस विचार का खंडन करते हैं कि व्यक्ति, समूह और संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। नव यथार्थवादी जैसे केनेथ वॉल्ट्स इस बात को मानते हैं कि संस्थाएं अपने में महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि राष्ट्र राज्य या तो उनके माध्यम से कार्य करते हैं या उनकी सहायता लेते हैं। नव यथार्थवादी बहुलवादियों के अंतर्निर्भरता वाले सिद्धांत को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अंतर्निर्भरता के इस ऊपरी दिखावे के नीचे एक निरंतर चलने वाला शक्ति संघर्ष होता है। प्रगतिशील और शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति के लिए एक अंतर्निर्भरता का माहौल पैदा कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्क्सवादियों ने किस प्रकार उदारवादियों की आलोचना की है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स का कहना है कि जिस प्रकार उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के विचार को परिभाषित किया है, वो लोकतंत्र की पूंजीवादी विचारधारा है, जिसका उद्देश्य पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करना है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति का पर्याय पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बरकरार रखना है। नव मार्क्सवादियों ने वैश्वीकरण और मानवाधिकारों पर उदारवादी विचारों की आलोचना की है। इनका कहना है कि भूमंडलीकरण से अमीर और गरीब के मध्य खाई ही बढ़ती है। इसी क्रम में वे मानवाधिकारों के विचार को भी पूंजीवादी स्वतंत्रता मानते हैं, जिसमें सर्वहारा की स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तीसरे जो है वो है, हमको देखना है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के समर्थकों द्वारा किस प्रकार से उदारवाद की आलोचना की गई है। इमैनुअल वैलेरस्टीन, एंड्रे गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन का दावा है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमीर औद्योगिक देश, जिन्हें मुख्य धारा के देश यानी कि कोर स्टेट्स कहा जा सकता है,
और गरीब वंचित देश, जिन्हें हाशिए पर स्थित देश पेरिफेरल स्टेट्स कहा जा सकता है, के मध्य एक बहुत बड़ी खाई है। वैश्वीकरण और उससे जनित आर्थिक असमानता इस खाई के लिए जिम्मेदार है। उदारवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वर्तमान अवस्था एक उदारवादी, आशावादी सोच को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं जिसका आधार लोकतंत्र, शांति और अंतर्निर्भरता है। यथार्थवादियों और मार्क्सवादियों की निराशावादी सोच को विश्व के विभिन्न भागों में लोगों ने ठुकरा दिया है, जिनका दृढ़ विश्वास एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सार्थकता में है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने उदारवाद को देखा और उदारवाद क्या होता है, प्रारंभिक उदारवाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या उदारवाद था, नव उदारवाद क्या होता है, और आज हमने देखा कि उदारवाद की विभिन्न आलोचनाएं क्या होती हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो उदारवाद होता है वो एक बहुत ही व्यापक सोच है, जो कि राज्य को तो महत्व देती ही देती है, इसके साथ साथ जो गैर राज्यकर्ता हैं यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गतिविधियों पर फोकस करती है और उन गतिविधियों का अध्ययन करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि ये जितने गैर राज्यकर्ता हैं ये किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। और एक बात तो निश्चित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतना विविधतापूर्ण है, इतना जटिल है कि जब तक हम उसमें गैर राज्यकर्ता और नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं लेंगे, राज्यों के साथ साथ राज्य के महत्व को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि गैर राज्यकर्ता भी बराबर से हिस्सेदार हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। तो उदारवादी सोच की लोकप्रियता और उदारवादी सोच की को जो स्वीकार्यता मिली है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि उदारवादी सोच जो है इन सारे बहुलताओं को, इन सारे विविधताओं को अपने में समाहित करता है, एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण लेकर चलता है और यथार्थवादियों की तरह संकीर्ण दृष्टिकोण लेकर नहीं चलता है। तो उदारवादी सोच जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और आज शायद विश्व को समझने में ये एक बहुत सहायक मॉडल है। तो उदारवाद को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने इसी क्रम में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का क्रम है, उसमें आज हम लोग एक नए सिद्धांत की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज़म यानी कि संरचनावाद। कभी कभी संरचनावाद को रचनावाद भी कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे संरचनावाद शब्द का इस्तेमाल हो, चाहे रचनावाद शब्द का इस्तेमाल हो, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिविज़म की ही बात कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं। और ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद लोकप्रिय हुई। तो किन किन हालातों में इस थ्योरी का, संरचनावाद की थ्योरी का जन्म हुआ,
कौन कौन से मुख्य विचारक इससे जुड़े हुए थे, उनकी क्या सोच थी, इस थ्योरी की क्या विशेषता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसको आप जब अध्ययन करेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपका सोचने का, देखने का जो एक दायरा है, वो दायरा जो है वो बहुत जो है विस्तृत हो जाएगा और एक सब्जेक्टिव दायरा ना रहकर बहुत ही आप चीज़ों का ऑब्जेक्टिव व्यू लेने लगेंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्टिविज़म या संरचनावाद को शुरू करते हैं। संरचनावाद, जिसे कभी कभी सामाजिक संरचनावाद भी कहा जाता है, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक दृष्टिकोण है जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है। संरचनावाद इस विश्वास पर आधारित है कि हमारी समझ से स्वतंत्र कोई भी सामाजिक या राजनीतिक वास्तविकता नहीं है। संरचनावाद ठोस वस्तुओं की बाहरी दुनिया के अर्थ में नहीं स्थित है। इसके बजाय यह केवल एक प्रकार की अंतर विषयी जागरूकता, इंटर सब्जेक्टिव अवेयरनेस के रूप में मौजूद है। लोग चाहें वे व्यक्ति हों या सामाजिक समूहों के रूप में, वे दुनिया का निर्माण करते हैं जिसमें वे रहते हैं और उन निर्माणों के अनुसार कार्य करते हैं। लोगों की मान्यताएं और धारणाएं, मान्यता मतलब बिलीफ्स और धारणाएं मतलब अजम्पशंस, लोगों की मान्यताएं और धारणाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब वे व्यापक रूप से साझा की जाती हैं, विशेष रूप से जब वे लोगों या एक समुदाय को पहचान यानी कि आइडेंटिटी और विशिष्ट हितों, डिस्टिंक्टिव इंटरेस्ट्स की भावना प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक विश्लेषण प्रणालीगत हो सकता है, इकाई स्तर पर हो सकता है या समग्र को पूरा करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुख्य धारा के सिद्धांत जैसे यथार्थवाद और उदारवाद के सिद्धांत शीत युद्धोत्तर काल की घटनाओं को समझने और समझाने में असफल रहे। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के अध्ययन में एक लापता आयाम को दर्शाता था, जो कि विचारों और धारणाओं का अभाव था, खास तौर से पूर्व सोवियत संघ की बदलती सामाजिक पहचान का कोई अध्ययन नहीं किया गया था। मुख्य धारा के सिद्धांतकारों ने राजनीतिक अभिकर्ता को इस रूप में देखा कि जैसे कि उनके वस्तुनिष्ठ हित और पहचान स्थायी हैं, परंतु संरचनावादियों का मानना है कि हित और विचार किसी संदर्भ में प्रचलित परंपराओं, मूल्यों और भावनाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिए इस तरह की अंतर्क्रिया को राष्ट्रीय हितों की तर्कसंगत
खोज के रूप में नहीं समझाया जा सकता है या अंतर्निर्भरता के संदर्भ में, जैसे कि कुछ उदारवादी करते हैं। संरचनावादी विश्लेषण वैश्विक राजनीति में संरचना डैश एजेंट यानी कि स्ट्रक्चर एजेंट बहस के अनुपस्थित आयाम पर प्रकाश डालता है। संरचनावाद अंदर बाहर और बाहर अंदर के दृष्टिकोण के बीच खड़ा है, जिसमें ये कहा गया है कि एजेंटों और संरचनाओं के बातचीत को हमेशा सांकेतिक कारकों और मान्यताओं द्वारा मध्यस्थता दी जाती है। ये वैचारिक कारक दोनों को प्रभावित करते हैं कि एजेंट खुद को कैसे देखते हैं और कैसे वे उन संरचनाओं को समझते हैं और उनका जवाब देते हैं जिनके भीतर वे काम करते हैं। हालांकि इसका तात्पर्य ये है कि संरचनावाद एक क्रमिक मूल सिद्धांत नहीं है, यह एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो समझने का एक दृष्टिकोण है। सामाजिक संरचनावाद पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक अलेक्जेंडर वेंड हैं। वह एक मेटा सिद्धांतकारी हैं जिन्होंने नव यथार्थवादी और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करने के लिए संरचनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया। वह स्वीकार करते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत के लिए विश्लेषण की प्राथमिक इकाई है, लेकिन वह आग्रह करता है कि राज्यों और उनके अनेक हितों को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। राज्य प्रणाली की मुख्य संरचनाएं अंतर्विषयक हैं। राज्य समाज द्वारा निर्मित पहचान और हित के आधार पर कार्य करते हैं। वेंड का अर्थ है कि नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोषपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों राज्य अभिनेताओं के आत्मसमझ का लेखा जोखा लेने में विफल रहते हैं। वेंड के प्रमुख लेखन में द एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी 1987 में, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट 1992 और सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999 शामिल हैं। अलेक्जेंडर वेंड के महत्वपूर्ण सूत्रीकरण में एक एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट का तात्पर्य राज्य का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के आधार पर नव यथार्थवादियों द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि विशेष रूप से कि राज्य अराजकता को कैसे देखते हैं। कुछ राज्य अराजकता को खतरनाक और खतरे के रूप में देखते हैं, अन्य लोग इसे स्वतंत्रता और अवसर के आधार के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों की अराजकता दुश्मनों की अराजकता से बहुत अलग है।
जो महत्वपूर्ण है वो वस्तुनिष्ठ परिस्थितियाँ नहीं हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस, बल्कि एक राष्ट्र की आत्म पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी, और वह अन्य राज्यों को कैसे देखता है। यही राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी लागू होता है। राष्ट्र व्यक्तिपरक संस्थाएं हैं, व्यक्तिपरक संस्थाएं मतलब सब्जेक्टिव एंटिटीज़, जो उनके सदस्यों द्वारा परंपराओं, मूल्यों और भावनाओं द्वारा परिभाषित की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिविज़म स्टार्ट किया है। थोड़ा सा वेग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। इसी कंस्ट्रक्टिविज़म के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।